नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको आज दिन भर से जुड़ी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। देश में पेट्रोल और डीजल की नहीं कोई कमी, वितरण पर नहीं कोई रोक। केंद्र सरकार ने की जनता से भ्रामक दुष्प्रचार से बचने की अपील। दुष्प्रचार अभियान की कड़े शब्दों में निंदा। भारत आने वाले कई जहाजों ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज किया पार। ईरान ने भारत सहित मित्र देशों के लिए हॉर्मूज के खुले रहने की कही बात। भारत का रुख साफ, देश हित ही प्राथमिकता। प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार को राज्यों के मुख्यमंत्रियों से करेंगे बात। पश्चिम एशिया संकट पर चर्चा की संभावना, समन्वय और संभावित असर पर रणनीति की समीक्षा। 5 प्रदेशों में होने वाले विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज। चुनाव आयोग ने 9 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए नामांकन पत्रों की जांच की पूरी। केरल में 985, असम में 789 और पुडुचेरी में 366 उम्मीदवार वैध घोषित। पश्चिम बंगाल में चुनावी अभियान के बीच हिंसा। तारकेश्वर और बसंती में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने किया भाजपा उम्मीदवारों पर हमला। भाजपा ने की सख्त कार्रवाई की मांग। भाजपा पर आक्रामक ममता बनर्जी। सुबह 6:30 बजे से विशेष पूजा अर्चना के साथ रामनगरी में होगी रामलला के जन्मोत्सव की शुरुआत। दोपहर 12 बजे रामलला के मस्तक पर दिव्य सूर्य की किरणों से होगा अभिषेक। और सुर्खियों के बाद आइए खबरों की शुरुआत करते हैं विस्तार से। आपको बता दें कि भारत सरकार ने देश में पेट्रोलियम की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित होने की बात एक बार फिर से दोहराई है और स्पष्ट किया है कि देश में पेट्रोलियम पदार्थों की कोई कमी नहीं है। सरकार ने कहा है कि देश भर में पेट्रोलियम आपूर्ति सामान्य है और कहीं भी पेट्रोल डीजल की देश में कोई कमी नहीं है। सरकार ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की लोगों को सलाह दी है, तो पैनिक बुकिंग और पैनिक खरीदारी से बचने की अपील भी की है। देश में रिफाइनरीज 100% से अधिक क्षमता पर चल रही हैं, तो विदेशों से भी जरूरी ऊर्जा आयात किया जा रहा है। पश्चिम एशिया में लगभग 1 माह से जारी युद्ध, हॉर्मुज जलडमरू मध्य की नाकाबंदी और फारस की खाड़ी में तेल गैस से लदे हजारों जहाज फंसे होने से वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति बुरी तरह बाधित हुई है। जहां विश्व के अन्य देशों में पेट्रोलियम आपूर्ति का संकट है, वहीं भारत सरकार ने देश में पेट्रोलियम की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की है। सरकार ने आश्वस्त किया है कि देश भर में पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है। देश के सभी 1 लाख से अधिक रिटेल फ्यूल आउटलेट लगातार ईंधन आपूर्ति कर रहे हैं। देश में एक भी आउटलेट को आपूर्ति सीमित करने को नहीं कहा गया है। सब नॉर्मल है, सब कुछ सही चल रहा है, कहीं भीड़ नहीं दिखी, ऐसी खास भीड़ नहीं है, जैसे होती है रेगुलर वैसे है। पेट्रोल है वो मुबलक प्रमाण में, मतलब अच्छी परिस्थिति में अवेलेबल है और मैंने अभी तुरंत यहाँ पे पेट्रोल भरा है, मुझे कोई भी अड़चन यहाँ पे आई नहीं है। पेट्रोल मिलने में कोई परेशानी नहीं हो रही है, पेट्रोल बराबर मिल रही है। हम डेली 100-200 डेली भरवाते हैं तेल, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तेल तो यहाँ सहज रूप से मिल रहा है, यहाँ कोई वैसा भगदड़ नहीं है, कोई ऐसा सामान्य रूप से जैसे हमेशा मिलते आ रहा है उसी तरह से अभी भी मिल रहा है। सरकार का कहना है कि घबराहट में खरीदारी की जो छिटपुट घटनाएं देखी गई हैं, उसकी वजह सोशल मीडिया पर जानबूझकर फैलाई गई भ्रामक वीडियोस हैं। इस दुष्प्रचार का उद्देश्य अनावश्यक दहशत फैलाना है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वो इस पर ध्यान न दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर ऐसे सभी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि देश में आम नागरिक को पेट्रोलियम आपूर्ति में कोई कठिनाई न हो। पेट्रोल तो बहुत जगह मिल रहा है और भीड़ भी नहीं है यहाँ पे। ये जो रूमर्स वगैरह जो स्प्रेड हो रहे हैं, इनके प्लीज यकीन मत कीजिए। ऐसे लोग जो बोल रहे हैं कि नहीं पेट्रोल की प्रॉब्लम है, ये सब अफवाह है। आप अफवाह में न जाके जो रियलिटी है वो देखें सर। यहाँ पे डीजल की कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से डीजल मिल रहा है। पेट्रोल मिलना बहुत इजी मिल रहा है और हमको नहीं लगता है कि इंडिया में दिक्कत होगा। लोग भले ही सोशल मीडिया देख के लोग पैनिक हो रहे हैं, तो मैं उनसे आग्रह करूंगा सोशल मीडिया देख के पैनिक ना हो
पैनिक होते हैं तो लोग स्टॉक करने लग जाते हैं, इस चक्कर में ज़्यादा दिक्कत आती है। ऊर्जा आपूर्ति के वैश्विक संकट के बीच भी भारत में आपूर्ति सामान्य रहने की वजह है वो कदम जो देश ने पिछले 11 वर्षों में उठाए हैं। एनर्जी इंपोर्ट का डाइवर्सिफिकेशन इस दिशा में प्रमुख प्रयास रहा है। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य की नाकाबंदी के बावजूद भारत आज 41 से अधिक आपूर्तिकर्ताओं से पहले की तुलना में अधिक कच्चा तेल आयात कर रहा है। देश की सभी रिफाइनरियां 100% से अधिक क्षमता पर चल रही हैं। वैश्विक हालात चाहे जो भी हों, देश में लगभग 2 माह की निरंतर आपूर्ति के लिए तेल भंडार मौजूद है। साथ ही अगले 2 महीनों के लिए कच्चे तेल की खरीद भी सुनिश्चित कर ली गई है। सरकार का कहना है कि वो देशवासियों की पेट्रोलियम जरूरतों को पूरा करने के लिए जरूरी हर कदम उठा रही है। मोदी सरकार का लक्ष्य है कि इस वैश्विक संकट से देश के आम आदमी को किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। दिव्यांशु और शिशिर के साथ हर्षित की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। एलपीजी टैंकर जगवसंत भारत पहुंचने वाला है। ये गुजरात के कांडला बंदरगाह पर पहुंचेगा। जगवसंत सोमवार को फारस की खाड़ी से रवाना हुआ था। इसमें लगभग 47,612 मीट्रिक टन एलपीजी है। इसके साथ ही भारतीय एलपीजी पोर्ट पाइन गैस भी देश में एलपीजी लेकर आ रहा है, जिसके कल सुबह तक न्यू मैंगलोर पहुंचने की उम्मीद है। पाइन गैस लगभग 45,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर भारत आ रहा है। सुरक्षित ट्रांजिट के बाद लगभग 540 भारतीय नाविकों वाले 20 भारतीय ध्वज वाले जहाज पश्चिमी फारस की खाड़ी क्षेत्र में मौजूद हैं। जहाजरानी महानिदेशालय जहाज मालिकों, आरपीएसएल एजेंसियों और भारतीय दूतावासों के समन्वय से स्थिति पर कड़ी निगरानी रख रहा है। इससे पहले एमटी शिवालिक और एमटी नंदा देवी लगभग 92,712 टन एलपीजी लेकर सुरक्षित रूप से भारतीय तट पर पहुंच चुके हैं। पश्चिम एशिया में तनाव के बीच वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को लेकर ईरान ने बड़ा फैसला लिया है। ईरान ने भारत समेत 5 देशों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से वाणिज्यिक जहाजों के आवागमन की बात कही है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची के अनुसार भारत, चीन, रूस, इराक और पाकिस्तान के जहाज इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजर सकते हैं, जबकि अन्य देशों के जहाजों पर रोक जारी रहेगी। बता दें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया के करीब 20% तेल और एलएनजी की आपूर्ति होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में ईरान में हालिया संघर्ष के बाद पैदा हुए अंतर्राष्ट्रीय और आर्थिक हालात पर चर्चा होने की संभावना है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक बैठक का उद्देश्य राज्यों के साथ समन्वय बनाना और संभावित असर पर रणनीति तय करना हो सकता है। यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मार्च 2026 को उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे, जहां वो गौतम बुद्ध नगर के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निरीक्षण कर इसके पहले चरण का उद्घाटन करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। करीब 11,200 करोड़ रुपए की लागत से पीपीपी मॉडल पर बने इस ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की शुरुआत क्षमता 1.2 करोड़ यात्रियों प्रति वर्ष होगी, जिसे भविष्य में बढ़ाकर 7 करोड़ तक किया जाएगा। यह दिल्ली एनसीआर के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का पूरक बनकर क्षेत्रीय और वैश्विक कनेक्टिविटी को नई मजबूती देगा। और आइए अब देखते हैं चुनावी राज्यों से जुड़ी हुई खबर। असम, केरलम और पुदुचेरी में एक ही चरण में 9 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए निर्वाचन आयोग ने नामांकन पत्रों की जांच पूरी कर ली है। जांच के बाद असम में कुल 789 उम्मीदवार बचे थे, जिनमें से 67 उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस ले लिए हैं, जिसके बाद अब राज्य में कुल 722 प्रत्याशी मैदान में हैं। जांच के बाद केरलम में कुल 985 उम्मीदवार चुनाव मैदान में बचे हैं। वहीं पुदुचेरी की 30 सीटों के लिए 366 उम्मीदवारों को वैध घोषित किया गया है। असम, केरलम और पुदुचेरी के साथ साथ अन्य राज्यों में उपचुनावों के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 23 मार्च थी।
कर्नाटक की 2 सीटों पर 50 उम्मीदवार, गोवा में 1 सीट पर 3, नागालैंड में 7 और त्रिपुरा में 1 सीट पर 6 उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। नामांकन प्रक्रिया की जांच रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा उम्मीदवारों की मौजूदगी में की गई और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई गई, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। असम विधानसभा चुनाव में इस बार भाजपा जीत की हैट्रिक लगाएगी या कांग्रेस लंबे समय बाद अपना परचम लहराएगी, इसका पता तो नतीजों के बाद ही चल पाएगा। लेकिन इस बीच भाजपा और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दल जोर शोर से चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। साथ ही AIDUF के 2 दर्जनों से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद चुनाव अब त्रिकोणीय बनाने की कोशिश की जा रही है। असम विधानसभा चुनाव में सियासी पारा चरम पर है और सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार में पूरा दमखम लगा दिया है। जनता को लुभाने और उनका वोट पाने के लिए पार्टियां कोई भी मौका नहीं छोड़ रही। चुनाव में मुकाबला मुख्य रूप से भाजपा और कांग्रेस गठबंधन के बीच है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में भाजपा हैट्रिक लगाने के इरादे के साथ मैदान में है। भाजपा 89 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट भाजपा के मुख्य सहयोगी हैं। भाजपा विकास और स्वदेशी पहचान के मुद्दों को प्राथमिकता दे रही है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा राज्य भर में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। उधर इस बार UPPL ने भाजपा गठबंधन से अलग होकर 21 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। वहीं कांग्रेस गठबंधन गौरव गोगोई की अगुवाई में चुनावी मैदान में ताल ठोक रही है। गठबंधन में रायजोर दल, असम जातीय परिषद और वामपंथी दल शामिल हैं। कांग्रेस खुद 97 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस जमीनी स्तर पर जुड़ाव और आर्थिक संकट जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। AIUDF ने इस बार अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है और वो लगभग 30-32 सीटों पर उम्मीदवार उतार रही है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा भी असम में अपनी पैठ बनाने के लिए 21 सीटों पर किस्मत आजमा रही है। इस बार चुनाव में घूसपैठ, नागरिकता की पहचान, बाढ़ राहत, भूमि अधिकार, रोजगार समेत महिला कल्याण और सुरक्षा प्रमुख मुद्दे हैं। असम विधानसभा में कुल मतदाताओं की संख्या 2,50,21,408 है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,24,82,213 है, जबकि महिला वोटरों की संख्या 1,24,75,583 है। वहीं थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या 34 है। असम की सभी 126 सीटों पर 9 अप्रैल 2026 को एक ही चरण में मतदान होगा और 4 मई 2026 को नतीजे घोषित किए जाएंगे। केरल में भी एक ही चरण में 9 अप्रैल को मतदान होना है, जिसके लिए प्रचार जोरों पर चल रहा है। वैसे तो केरल में हर 5 साल में LDF और UDF के बीच ही सत्ता बदलती रहती है, लेकिन पिछली बार लेफ्ट गठबंधन ने लगातार 2 बार सत्ता में आकर इतिहास रचा था। इस बार भाजपा भी अपनी बड़ी सियासी जमीन के साथ विधानसभा में ताल ठोक रही है। सभी दलों के प्रत्याशियों और स्टार प्रचारकों ने जनता के बीच जाकर समर्थन हासिल करना शुरू कर दिया है। केरल में भी राजनीतिक सरगर्मियां जोरों पर हैं। अटकलों पर अंकुश लगाने के प्रयासों के बावजूद केरल विधानसभा चुनाव के लिए UDF के अंदर मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर चल रही चर्चाओं से राजनीतिक पारा बढ़ गया है। इस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और UDF के संयोजक अडूर प्रकाश प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पद का फैसला पार्टी का आला कमान ही करता आया है। अडूर प्रकाश ने यह भी स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री बनने की चाह रखने वाले कई नेता हो सकते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय केंद्रीय नेतृत्व द्वारा ही लिया जाएगा। वहीं सियासी संग्राम में ताल ठोकते भाजपा का कहना है कि UDF और LDF केरल में विफल है और इस बार लोग NDA सरकार, डबल इंजन सरकार चाहते हैं। वहीं कांग्रेस का मानना है कि अभी केरल में असली लड़ाई केवल UDF और LDF के बीच में ही है। पूरा केरल में भारतीय जनता पार्टी और NDA के साथ हम जीतने वाले हैं। बहुत अच्छा माहौल है, क्योंकि UDF LDF दोनों मिलके ये राज्य को खराब किया। असल मुकाबला UDF और LDF के बीच ही है। जहां तक हमारा सवाल है, हमारे पास अच्छे उम्मीदवार हैं, अनुभवी उम्मीदवार हैं, साथ ही कुछ नए चेहरे भी हैं। हम सब मिलकर बदलाव लाने जा रहे हैं। लोग LDF के 10 साल के कुशासन से थक चुके हैं। केरल पुलिस ने चुनावी प्रक्रिया के दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर प्रधानमंत्री और संवैधानिक अधिकारियों, जिसमें चुनाव आयोग भी शामिल है, के बारे में एक भ्रामक और अपमानजनक AI जनित वीडियो के प्रसार पर त्वरित कार्रवाई की है।
ये सामग्री आधिकारिक चैनलों के माध्यम से, जिसमें चुनाव आयोग की मशीनरी से प्राप्त सूचनाएं भी शामिल थीं, की सूचना मिलने के बाद ध्यान में आई। सत्यापन के बाद ये निष्कर्ष निकाला गया कि इस सामग्री का उद्देश्य जनता को गुमराह करना, संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाना और स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनावों के संचालन पर नकारात्मक प्रभाव डालना था। केरल से विवेक नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में हिंसा की तस्वीरें भी अब सामने आने लगी हैं। तारकेश्वर और बसंती में टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप है कि उन्होंने भाजपा उम्मीदवारों पर हमला किया, जिसके बाद मामला तूल पकड़ चुका है। इस बीच ममता बनर्जी और उनकी पार्टी भाजपा और चुनाव आयोग पर हमलावर है, तो भाजपा ने ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया है और दावा किया कि 4 मई को बंगाल में परिवर्तन आएगा और भाजपा की सरकार बनेगी। पश्चिम बंगाल दशकों से चुनावी हिंसा को लेकर सुर्खियों में रहा है और इस बार के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान भी अब हिंसा की घटनाएं सामने आने लगी हैं। गुरुवार को राज्य के तारकेश्वर और बसंती इलाकों में चुनावी हिंसा देखने को मिली, जहां टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप है कि उन्होंने भाजपा उम्मीदवारों पर हमला किया। इस घटना का वीडियो वायरल है और बीजेपी इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रही है। हार के डर से तृणमूल कांग्रेस अब आतंक का सहारा ले रही है। पुलिस सब कुछ देखते हुए भी मूक दर्शक बनी रही। दूसरे प्रदेश जैसा बंगाल नहीं है। यहाँ ना लोकतंत्र है, ना नियम कानून है। यहाँ दीदीमणि जो चाहती है वही कानून है और उसको जो बुलवाया जाता है, उसका जो विशेष रूप से दुधेल गाय है, उसका जो बोलती है, उन लोग जो उसके सामने पेश करते हैं कानून, वही कानून यहाँ चलता है। इसलिए कड़ाई से कार्रवाई होना चाहिए। बंगाल में प्रचार रफ्तार पकड़ चुका है। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी कोलकाता में रामनवमी रैली में शामिल हुए और ममता बनर्जी सरकार पर हमला बोला और कहा कि बंगाल में घुसपैठियों को भगाकर राम राज्य लागू किया जाएगा। तो उधर ममता बनर्जी भी भाजपा पर हमलावर नजर आई। सुशासन, नारी सुरक्षा, बेरोजगारी खत्म होना चाहिए, घुसपैठिया भगाना चाहिए। जो जंगी है देश विरोधी ताकत, उनका विनाश होना चाहिए। राम विरोधी की वो विनाश होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ लॉकडाउन, नोटबंदी और वोटबंदी ही कर सकती है। मैं लड़ाई जारी रखूंगी। चुनावी तपिश के बीच टीएमसी जहां एक और चुनाव आयोग पर हमलावर बनी हुई है, तो हुमायूं कबीर के AIMIM के साथ गठबंधन पर भी असहज नजर आ रही है। इस बीच बीजेपी ने ममता बनर्जी और टीएमसी पर जोरदार हमला बोला है और कहा है कि ममता दीदी की सरकार जाने वाली है और बीजेपी की सरकार बनेगी। ओवैसी साहब और हुमायूं कबीर का जो सुश्री है, ये भी कम्युनलिज्म है। कम्युनलिज्म कभी बांग्ला में शेष बात नहीं करता है। सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता, यही हमें बंगाल सिखाया है। सारे लोग बोल रहे हैं 4 मई दीदी गई। आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन ममता जी बहुत सारे बातें बोल रहे हैं। 2 महीना अभी भी है सरकार, ये 2 महीने में जो मन में आए बोलने दीजिए, लेकिन जाना तैयार है। आज जब विपक्ष के नेता कहते हैं कि हम 177 सीटें जीतेंगे, तो यहाँ एक बड़े षड्यंत्र की बात कर रहे हैं। आपको इतना भरोसा कैसे है कि ऐसा ही होगा? क्या कोई सेटिंग है? इलेक्शन कमीशन एक निष्पक्ष संस्था है। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आपके पास अगर पुख्ता सबूत है तो आप पहुंच जाइए। हारने की डर से अभी से अलीबाई तैयार करने के लिए पूरा तृणमूल बैठा हुआ है। तृणमूल हारेगा, 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। कोलकाता के आरजीकर कॉलेज की जिस महिला डॉक्टर का रेप और हत्या कर दी गई थी, उस पीड़िता की मां रत्ना देवनाथ को बीजेपी ने इस बार पानीहाटी विधानसभा सीट से टिकट दी है। रत्ना देवनाथ ने कहा कि ममता बनर्जी की सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। सारा पश्चिम बंगवासी सरकार ने लोगों से शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी अधिकार छीन लिए हैं। महिलाओं की सुरक्षा से समझौता किया जाता है। हमारे राज्य की महिला मुख्यमंत्री ने कहा, एक महिला को रात में बाहर जाने की क्या आवश्यकता है। जहां एक और बंगाल में चुनावी पारा चढ़ रहा है, तो कल शुक्रवार को भी बंगाल में रामनवमी मनाई जाएगी, जिसको लेकर अनेकों संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इससे पहले बुधवार शाम को पूर्व मेदिनीपुर के जिलाधिकारी तथा जिला निर्वाचन अधिकारी यूनिस रिशेन इस्माइल को चुनाव आयोग ने हटा दिया। आरोप है कि चुनाव की तैयारियों में संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों को लगाया गया था।
इसी शिकायत के आधार पर आयोग ने कार्रवाई की। कोलकाता से प्रसेनजीत बख्शी और सौरभ दत्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में चुनावी व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि जिन अधिकारियों को अब तक पोस्टिंग नहीं दी गई है, उनकी चुनाव में ड्यूटी लगाई जाए ताकि चुनाव आयोग के निर्देशों का प्रभावी तरीके से पालन सुनिश्चित हो सके। शुवेंदु अधिकारी ने राज्य की मौजूदा व्यवस्था पर भी अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधते हुए निष्पक्ष चुनाव की आवश्यकता पर जोर दिया। गुंडागर्दी चल रहा है, इलेक्शन कमीशन कोशिश कर रहा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन का एक जो डीजीपी से, सीपी से, एसपी से बहुत सारा चेंज किया, नीचे ओसीआईसी को चेंज करना चाहिए। ये लिए उन्हें जो इंस्ट्रक्शन भेज रहा है सीपी, डीजी, एसपी, नीचे तक काम नहीं कर रहा है। कल मेरा प्रत्यक्ष अभिज्ञता हुआ है भवानीपुर में, रात 1 बजे तक बीजेपी का एक टेम्पोररी कैंप के लिए कुछ बैम्बू, कुछ सामान जा रहा था, उसको भी रोक दिया था। वहाँ का एडिशनल एसपी, ओसी, सीपी ने मुझे बताया हम लोग तुरंत कार्रवाई करूंगा, लेकिन 1.5 घंटा तक चला गया। ये लोग सीपी का बात भी नहीं मान रहा है, इसलिए तुरंत ओसीआईसी को पूरा चेंज कर देना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन होगा, नहीं तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, इसलिए अभी भी इंसिडेंट, हादसा हो रहा है। तमिलनाडु में भी चुनावी सरगर्मी तेज होती जा रही है। एनडीए की बात करें तो सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय होने के बाद अब विधानसभा क्षेत्र भी बांट दिए गए हैं। भाजपा को मिली 27 सीट में से अधिकतर वो सीट है जिसमें पार्टी का प्रदर्शन बढ़िया रहा है। लंबी मशक्कत के बाद आखिरकार तमिलनाडु में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए का सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय हो गया। 234 सीटों वाली विधानसभा में गठबंधन की प्रमुख पार्टी अन्ना द्रमुक ने अपना सबसे बड़ा हिस्सा बरकरार रखते हुए 178 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। भाजपा को 27 सीटें मिली हैं, जबकि पीएमके को 18 और अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम को 11 सीटें हासिल हुई हैं। सीट बंटवारे में सबसे अहम होता है ज्यादा से ज्यादा जिताऊ सीटों से चुनाव लड़ना। तमिलनाडु में एनडीए के सीट शेयरिंग फॉर्मूले में बीजेपी को उन इलाकों से सबसे ज्यादा सीटें दी गई हैं जहां उसने पहले अच्छा प्रदर्शन किया। बीजेपी को दक्षिणी इलाके, खासतौर पर कन्याकुमारी बेल्ट और पश्चिमी इलाके कोंगू नाडु में सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं। दक्षिणी इलाका मौजूदा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन का गढ़ माना जाता है। नागेंद्रन तिरुनेलवल्ली से 3 बार एमएलए रह चुके हैं। तमिलनाडु के सुदूर दक्षिण यानी कन्याकुमारी और तिरुनेलवेली बेल्ट में बीजेपी को 7 सीटें मिली हैं। ये पारंपरिक रूप से तमिलनाडु में बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ है। नागरकोइल, कोलाचल, पद्मनाभपुरम, विलावनकोड से भाजपा उम्मीदवार मैदान में होंगे। वहीं की राधापुरम, वासुदेव नल्लूर, तिरुचेंदूर सीट में एनडीए की ओर से भाजपा चुनावी ताल ठोकेगी। पश्चिमी तमिलनाडु यानी कोंगू नाडु इलाके की 6 सीटें भाजपा के खाते में आई हैं। वैसे तो ये इलाका एआईएडीएमके का गढ़ माना जाता है, लेकिन यहाँ बीजेपी की भी अच्छी खासी मौजूदगी है। कोयम्बटूर उत्तर, तिरुपुर दक्षिण, उदगमंडलम, अविनाशी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी मैदान में दिखाई देंगे। वहीं मोदक-कुरुच्ची, रासीपुरम सीटों में भाजपाइयों की ओर से जोर आजमाइश दिखाई देगी। तमिलनाडु के मध्य और डेल्टा इलाके की 6 सीटों पर एनडीए की ओर से भाजपा चुनावी ताल ठोकेगी। 23 अप्रैल को होने वाले मतदान में गंधर्वकोट्टई, पुदुकोट्टई, अरंथांगी, तंजावुर, तिरुवरूर, रासीपुरम सीटों पर भाजपा उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे होंगे। मदुरई और रामनाथ बेल्ट की जिन 4 सीटों पर भाजपा उम्मीदवार होंगे वे मदुरई दक्षिण, रामनाथपुरम, मनामुद्रम, सत्तूर हैं। एनडीए गठबंधन की ओर से उत्तरी तमिलनाडु की 4 सीटें बीजेपी को मिली हैं। एनडीए ने मायलापुर, अवधी, तिरुवन्नामलाई, तिरुपत्तूर सीटें बीजेपी के भरोसे छोड़ दी हैं। बेहतर प्रदर्शन के आधार पर भाजपा को दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्र में ज्यादा सीटें मिली हैं, जिससे एनडीए को अब राज्य में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। अक्षया नाथ, डीडी न्यूज, चेन्नई।
मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में नागपुर रोड पर सिमरिया के पास एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। बस और ट्रक की टक्कर में 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 30 लोग घायल हुए हैं। बस में लगभग 40 यात्री सवार थे और टक्कर के बाद बस पलट गई। मृतकों में 6 पुरुष, 3 महिलाएं और एक बच्चा भी शामिल है। इस हादसे पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गहरा शोक जताया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए हैं। सरकार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए और एक गंभीर घायलों को 1-1 लाख रुपए की सहायता देने का ऐलान किया है। साथ ही सभी घायलों का इलाज निःशुल्क किया जाएगा। वहीं भोपाल में कंट्रोल रूम बनाकर इलाज की निगरानी की जा रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अपने 2 दिवसीय दौरे पर आज फ्रांस पहुंचे हैं। फ्रांस के विदेश मंत्री जेन बेरोट ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। विदेश मंत्री यहां होने वाली G7 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। बैठक में पश्चिम एशिया संकट पर चर्चा होगी और हॉर्मुज जलडमरू मध्य को अंतर्राष्ट्रीय नौवहन के लिए खुला रखने के प्रयासों में समन्वय का ध्यान दिया जाएगा। साथ ही G7 बैठक से इतर विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। बैठक में सदस्य अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, इटली, फ्रांस, जापान, ब्रिटेन के राजनयिकों के साथ भारत, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया और ब्राजील को भी आमंत्रित किया गया है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने विश्व व्यापार संगठन के 14वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन के अवसर पर रूसी संघ के WTO में स्थायी प्रतिनिधि निकोलाई प्लातोनोव से मुलाकात की। इस दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय मुद्दों और WTO सुधारों पर चर्चा की, जिसमें MC14 के एजेंडे से जुड़े विषय भी शामिल थे। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने विश्व व्यापार संगठन WTO के 14वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन MC14 के दौरान पराग्वे की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और एकीकरण उपमंत्री राजदूत पैट्रिसिया फ्रूटोस से मुलाकात की। इस बैठक में दोनों नेताओं ने MC14 के एजेंडे और द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने पर महत्वपूर्ण और सार्थक चर्चा की। इस अवसर पर वाणिज्य सचिव ने भारत और पराग्वे के बीच व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए कदम उठाने पर जोर दिया। उन्होंने द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए नई संभावनाओं और साझेदारी पर विचार किया। बैठक को लेकर दोनों देशों के बीच सहयोग और व्यापारिक अवसरों को विस्तार देने की उम्मीद जताई गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेलवे की स्वदेशी ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच की प्रगति की समीक्षा करते हुए तेजी से इसके विस्तार पर जोर दिया है। बैठक में उन्नत तकनीक के इस्तेमाल के जरिए ट्रेन संचालन को अधिक सुरक्षित और कुशल बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया। भारतीय रेलवे ने कवच प्रणाली में कई महत्वपूर्ण तकनीकी सुधार किए हैं। यूनिवर्सल ब्रेकिंग सिस्टम के जरिए अलग अलग ट्रेन के ब्रेकिंग कर्व्स को मानकीकृत किया जा रहा है, जिससे इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ेगी और बार बार परीक्षण की जरूरत कम होगी। साथ ही AI आधारित डिजाइन, बेसलाइन सॉफ्टवेयर और विभिन्न सिस्टम के बीच बेहतर इंटीग्रेशन से कवच और मजबूत हो रहा है। रियल टाइम मॉनिटरिंग और प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस के लिए एक केंद्रीकृत प्लेटफॉर्म सुरक्षा भी विकसित किया जा रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा के 5वें और आखिरी चरण का गुरुवार को समापन हो गया। 16 जनवरी को शुरू हुई इस यात्रा के दौरान नीतीश कुमार ने राज्य के सभी 38 जिलों का दौरा किया और लोगों से संवाद किया। उन्होंने जिलों को करोड़ों रुपए की योजनाओं का उपहार भी दिया। यात्रा के समापन कार्यक्रम में पटना में आयोजित समारोह में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी उपस्थित थे। इसके साथ ही बड़ी संख्या में जीविका दीदियां और महिलाएं भी इस कार्यक्रम में शामिल हुई। नीतीश कुमार ने अब तक 1.5 दर्जन से अधिक यात्राएं की हैं और अब वो राज्यसभा के लिए चुन लिए गए हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने और विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देने की संभावना जताई जा रही है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा गुरुवार को दरांग जिले के मंगलदाई में विजय संकल्प यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने गठबंधन प्रत्याशी नीलिमा देवी के समर्थन में प्रचार किया। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों की तरह सरकार आगे भी जनता के लिए काम करती रहेगी। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अगले 5 वर्षों में अरुणोदय योजना के तहत
20 लाख नई महिला लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा और 2 लाख नौकरियां दी जाएंगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से देहरादून पिथौरागढ़ विमान सेवा का शुभारंभ किया। अब ये सेवा पिथौरागढ़ और देहरादून के बीच यात्रा को केवल 1 घंटे में पूरा करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उड़ान योजना से क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी को नई दिशा मिली है, जिससे लोग सस्ती दरों पर यात्रा कर पा रहे हैं। उड़ान योजना 2.0 के तहत अगले 10 वर्षों में 100 नए हवाई अड्डे और 200 हेलीपैड विकसित किए जाएंगे। इस नई सेवा से पिथौरागढ़ की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और सीमांत क्षेत्रों का विकास होगा। इसके अलावा पिथौरागढ़ और मुनस्यारी के बीच हेली सेवा भी शुरू की गई है। आज जो हवाई सेवा प्रारंभ हो रही है देहरादून से पिथौरागढ़ और पिथौरागढ़ से देहरादून की, इस सेवा के प्रारंभ होने पर मैं सभी सीमांत क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को, सबको मैं बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। रामनवमी के पावन दिन पर ये सेवा प्रारंभ हो रही है और इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और हमारे नगर विमानन मंत्री श्री राम मोहन नायडू जी का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ये हमारी प्राथमिकता है कि राज्य के हमारे सभी सीमांत क्षेत्र हमारी हवाई सेवा से कनेक्ट हों। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि देश के ज्यादातर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकारें हैं। मुख्यमंत्री के मुताबिक ये इस बात का संकेत है कि भाजपा विभाजन नहीं बल्कि लोगों को जोड़ने की राजनीति करती है। उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि इसी विश्वास के चलते देश की जनता ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर भरोसा जताया है। देखिए, आज पूरे देश की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में बढ़ा है, इसलिए लगातार तीसरी बार केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है और देश के अधिकांश प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और एनडीए की सरकार है। और इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी तोड़ने का नहीं, जोड़ने का काम करती है। उत्तर प्रदेश सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर प्रदेश के वित्त मंत्री और वाराणसी के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने भारत सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों की जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी से सांसद बनने के बाद क्षेत्र में तीव्र गति से विकास हुआ है। बनारस को एक मॉडल शहर के रूप में देखने आते हैं, कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी। जिस दिन से मोदी जी आए, आप क्या परिवर्तन दिखाई नहीं पड़ता है। 53,000 करोड़ रुपए की परियोजना है, अभी मैंने आपको बताया 53,000 करोड़ रुपए, जिसमें से बड़े पैमाने पर योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। लोगों को उसका आनंद मिल रहा है, लोग उसको उपभोग कर रहे हैं, लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं और 17,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा परियोजनाएं पाइपलाइन में हैं, निर्माणाधीन हैं, जल्दी पूरी हो जाएंगी। कितना बड़ा चेंज है। सब लोगों को एक साथ एक स्वर में बधाई देना चाहिए। आंध्र प्रदेश की विजयवाड़ा पुलिस ने युवाओं को ऑनलाइन कट्टरपंथी बनाने और आतंकी संबंधों वाले नेटवर्क का भांडाफोड़ कर इसके 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। इनकी पहचान मोहम्मद रहमतुल्लाह शरीफ, मिर्जा सोहेल बेग और मोहम्मद दानिश के रूप में की गई है। ये तीनों देश भर में सक्रिय लगभग 10 सदस्यों वाले एक नेटवर्क का हिस्सा हैं जो युवाओं को चरमपंथी गतिविधियों की ओर मोड़ने का प्रयास कर रहा है। शुरुआती जांच में इसकी एक बड़ी साजिश का हिस्सा होने की जानकारी मिली है। पुलिस अधिकारियों को इनके देश से बाहर आतंकी संबंधों और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का भी शक है। पुलिस के अनुसार कट्टरपंथी सामग्री और प्रचार से जुड़ी ऑनलाइन गतिविधियों की निगरानी के दौरान इनका पता चला। पुलिस ने इनके पास से मोबाइल समेत कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और अपराध से जुड़ी आपत्तिजनक सामग्री जब्त की है। इस सामग्री की फोरेंसिक जांच भी कराई जा रही है। अरुणाचल प्रदेश के दुर्गम सुबनसिरी वैली में भारतीय सेना ने स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करते हुए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सुबनसिरी घाटी के बोरा रूपक स्थित फील्ड हॉस्पिटल में एक कंटेनर आधारित ऑक्सीजन उत्पादन प्लांट और रिफिलिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया। इस अत्याधुनिक सुविधा का उद्घाटन स्पीयर कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग ने किया। ये परियोजना सोल्जर्स इंडिपेंडेंट
रिहैबिलिटेशन फाउंडेशन के सहयोग से स्थापित की गई है। नई व्यवस्था के जरिए मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित होगी, जिससे सैनिकों और स्थानीय नागरिकों दोनों को लाभ मिलेगा। ऊंचाई वाले और दूर दराज क्षेत्रों में जहां चिकित्सा संसाधन सीमित होते हैं, ये सुविधा जीवन रेखा साबित होगी। ये पहल सेना और नागरिक समाज के मजबूत तालमेल का प्रतीक है और नेशन फर्स्ट की भावना को सशक्त करती है। नई दिल्ली के स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर में श्री नीलकंठ वर्णी महाराज की 108 फीट ऊंची प्रतिमा प्रतिष्ठित की गई। ये प्रतिमा पूरे विश्व में एकमात्र सबसे विशाल मूर्ति है जो एक पैर पर अडिग है। मूर्ति प्रतिष्ठा महोत्सव ब्रह्मस्वरूप महंत स्वामी महाराज के मार्गदर्शन और उपस्थिति में भव्यता के साथ संपन्न हुआ। देश के कई इलाकों में रामनवमी की धूम देखने को मिली, तो कहीं अष्टमी की पूजा के बाद शुक्रवार को नवमी मनाई जाएगी। अयोध्या में रामनवमी को लेकर भी तैयारियां पूरी हैं। मां महागौरी को समर्पित नवरात्रि के 8वें दिन मां दुर्गा के 8वें स्वरूप की उपासना के लिए गुरुवार को देश भर में देवी के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। माना जाता है कि इस दिन विधि विधान से मां की पूजा करने से सभी कष्ट और पाप धुल जाते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। और मां की पूजा के बाद कन्या पूजन करने से मां का विशेष आशीर्वाद मिलता है। नवरात्रि के पावन अवसर पर दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में भी सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। मंदिर परिसर में भजन कीर्तन और घंटियों की गूंज से वातावरण पूरी तरह भक्तिमय हो गया। क्या मांगा माँ से? बहुत सारा पढ़ाई, बहुत सारा पढ़ाई, बहुत तो ब्लेसिंग लेने आया। माँ के दर्शन किए? हाँ। मेरी झंडे वाली मैया तेरी सदा ही जय। तो देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, युवा हैं और एक अलग सा उत्साह और जोश है माँ के मंदिर में आके। चैत्र नवरात्र में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सरकारी स्कूलों की 10वीं कक्षा में प्रवेश लेने वाली लड़कियों को साइकिलें बांटी। साइकिल वितरण समारोह में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कन्या पूजन भी किया। हर बेटी निर्बाध रूप से अपनी पढ़ाई को पूरा करे, स्कूलिंग करे, ग्रेजुएशन करे, जो बनना चाहती है वो बने। उसके लिए उसके रास्ते में आने वाली हर प्रकार की दिक्कत को हटाने का काम सरकार करेगी। इस बीच देश भर में रामनवमी को लेकर भी लोगों में हर्षोल्लास का माहौल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने एक्स पर एक वीडियो साझा करते हुए लिखा, देश भर के मेरे परिवारजनों को रामनवमी की असीम शुभकामनाएं। त्याग, तप और संयम से भरे मर्यादा पुरुषोत्तम के जीवन से हमें हर परिस्थिति का पूरे सामर्थ्य से सामना करने की प्रेरणा मिलती है। उनके आदर्श अनंत काल तक भारतवासियों के साथ साथ संपूर्ण मानवता के लिए पथ प्रदर्शक बने रहेंगे। मेरी कामना है कि भगवान राम की कृपा से सभी का कल्याण हो, जिससे विकसित और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की सिद्धि का मार्ग प्रशस्त हो। उधर रामनवमी पर प्रभु श्री राम की जन्मस्थली पूरी तरह भक्ति और उत्सव के रंग में डूबी हुई है। विशेष पूजा अर्चना, जन्मोत्सव, सूर्य तिलक, 56 भोग और भव्य आरती की तैयारियां पूरी हैं। प्रातःकाल भगवान का अभिषेक प्रारंभ होगा, वो 11 बजे तक चलेगा। 11 बजे के बाद भगवान का श्रृंगार होगा और श्रृंगार के बाद दोपहर भगवान का 56 भोग भगवान को अर्पित किया जाएगा। वहीं अयोध्या में रामनवमी मेले को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। पूरे मेला क्षेत्र को जोन और सेक्टर में बांटकर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। 27 मार्च को अयोध्या में रामनवमी का पर्व भक्ति, भव्य आयोजन और अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्थाओं के साथ ऐतिहासिक रूप में मनाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
हिंदू नववर्ष की शुरुआत चैत्र नवरात्रि के साथ होती है, जो पूरे देश में भक्ति, परंपरा और आध्यात्मिक उत्साह लेकर आती है। आज इसका 8वां दिन है, जिसे अष्टमी के रूप में जाना जाता है, जहां देश के अलग अलग हिस्सों में इसे अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। वहीं असम में इस दिन का एक अनोखा और गहरा आध्यात्मिक रूप देखने को मिलता है, अष्टमी स्नान के रूप में। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। यह दृश्य आपको वाराणसी में गंगा नदी के पावन स्नान की याद दिला सकते हैं, लेकिन यह है पूर्व का अष्टमी स्नान। अशोक अष्टमी के इस पावन अवसर पर श्रद्धालु ब्रह्मपुत्र नदी को गंगा के समान ही पूजनीय मानते हैं और इसकी पवित्र धारा में आस्था की डुबकी लगाते हैं। मान्यता है कि इससे पापों का नाश होता है और आध्यात्मिक आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसमें आदमी सब आता है, माँ देवता का अस्थि विसर्जन करने के लिए यहाँ आता है। जो माँ देवता का अस्थि घर में पड़ा हुआ है, माँ देवता नहीं है, गुजर गया है, उसका आदमी अस्थि विसर्जन करने यहाँ आया। उसका बाद वहाँ में नहा के शरीर शुद्ध करके उसका बाद घर जाना चाहता है। चैत्र माह में मनाया जाने वाला अष्टमी स्नान असम में अत्यंत धार्मिक महत्व रखता है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु राज्य में प्रमुख घाटों जैसे राजद्वार घाट, धुबरी, जोगी घोपा, सील घाट और मोहना घाट में एकत्रित होते हैं। अभी एक पूरा साल में यही दिन होता है, पितृ माँ बाबा को जो गुजर जाता है उन लोग को पिंडदान देता है। सुबह की पहली किरण के साथ ही हजारों लोग घाटों पर उमड़ पड़ते हैं, पवित्र स्नान करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और पूर्वजों के लिए तर्पण करते हैं। मान्यता है कि इससे उनके आत्माओं को शांति मिलती है, लेकिन धार्मिक अनुष्ठानों के साथ साथ यह दिन एक उत्सव का रूप भी ले लेता है। नदी किनारे छोटे छोटे मेले सजते हैं, जहां खिलौने, मिठाइयाँ और स्थानीय हस्तशिल्प की दुकानें भी लगती है, जो भक्ति और उल्लास का अनोखा संगम प्रस्तुत होता है। आप सोच रहे होंगे कि हम प्रयागराज के कुंभ मेले पे हैं, लेकिन आज हम पूर्वोत्तर के अष्टमी स्नान, जिसको कि आप पूर्वोत्तर का कुंभ भी मान सकते हैं, आज के इस पवित्र दिन पे जो कि अष्टमी को मनाया जाता है, ये हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस दिन ब्रह्मपुत्र में नहाने से किसी भी आदमी को आत्मा की शुद्धि और अपने पापों से मुक्ति मिलती है। डीडी के डिब्रूगढ़ टीम के साथ सुबीना रॉय, टीटी न्यूज़। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो यून से मुलाकात की। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर इस बैठक को उपयोगी बताया और कहा कि दोनों देशों की साझेदारी को आगे और मजबूत करने की दिशा में काम जारी रहेगा। दिल्ली के ऐतिहासिक जयपुर पोलो ग्राउंड में बीएमसी एडवाइजर्स नॉर्दर्न इंडिया पोलो चैंपियनशिप के लीग मैच का आयोजन हुआ, जिसमें जिंदल पैंथर ने जयपुर अचीवर्स को 10-9 के अंतर से हरा दिया। 6 चक्कर के इस मुकाबले में दोनों टीमों के बीच शानदार मुकाबला देखने को मिला। टूर्नामेंट का आयोजन 29 मार्च तक होगा। 28 मार्च को प्रदर्शनी मैच खेला जाएगा, जबकि 29 मार्च को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। इस मौके पर जिंदल पैंथर के खिलाड़ी और लोकसभा सांसद नवीन जिंदल ने जीत की खुशी जाहिर करते हुए कहा कि पोलो भारत की तरफ से दुनिया के लिए एक तोहफा है। That polo is India's gift to the world, and we are an iconic Jaipur Polo Ground where polo is being played for more than 120 years. Today was a very exciting match between Jindal Panthers and Jaipur Achievers. So today we got lucky and we won by a goal. And the other team is also really good, but it was a very evenly
matched game today, and we got lucky. वर्ल्ड वाइड अगर हम इसको क्लेम करते तो इंडिया क्लेम करता है कि हमारा खेल है। आज आप देख रहे हैं कि इंडियन नॉर्दर्न इंडियन चैंपियनशिप का इनॉग्रल गेम था। 2 टीमें इसमें खेल रही, 14-14 गोल की 2 टीमें हैं और दोनों टीमों ने बहुत अच्छा खेल खेला है। मैं समझता हूं कि जो संडे को जो इसका फाइनल होगा एक बहुत ही बेहतरीन और रोमांचक फाइनल होने वाला है। दोनों टीमों में बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छा हॉर्स पावर है और मैं समझता हूं कि दिल्ली के लिए और हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा गर्व की बात है कि ये टूर्नामेंट का फाइनल संडे को होगा और 2 टीमें इसमें खेलेंगी। बाकी के जो 2 गेम्स होने हैं बहुत ही अच्छे वाले होने वाले, बहुत ही एक्साइटिंग। जैसे आज था थ्रिलिंग, वो भी उतना ही है बिकॉज द टीम्स आर सो कॉम्पिटेंट, बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं। सबके लिए लास्ट मोमेंट तक किसी को नहीं पता कौन सी टीम कौन सी जीतने वाली है। सबके सब इक्वल गोल्स एंड देन लास्ट मोमेंट पे एक टीम विन कर रही है। सो इससे ज़्यादा ऑडियंस के लिए एक्साइटमेंट की बात नहीं है, उनके लिए वो उनको यही चाहिए। सो येस फॉर श्योर दैट दोनों के दोनों गेम्स जो होने वाले हैं बहुत ही बढ़िया वाले होने वाले हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने भारत के 2026-27 के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के घरेलू कैलेंडर को जारी कर दिया है। इस कैलेंडर के मुताबिक 4 टीमें भारत का दौरा करेंगी, जिसमें वेस्टइंडीज, श्रीलंका, जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया की टीम शामिल है। इस दरमियान 22 अंतर्राष्ट्रीय मैच देश के 17 शहरों में आयोजित होंगे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के घरेलू सीजन की शुरुआत वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज से होगी, जहां 3 वनडे मुकाबले और 5 मैच की T20 सीरीज होगी। इसके बाद भारतीय टीम दिसंबर में श्रीलंका की मेजबानी करेगी, जहां 3 वनडे और 3 T20 की सीरीज होगी, जबकि अगले साल जनवरी में जिम्बाब्वे की टीम भारत का दौरा करेगी, जहां 3 वनडे मैच की सीरीज आयोजित की जाएगी। इसके बाद 21 जनवरी से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का आयोजन होगा। भारतीय गोल्फर शुभंकर शर्मा का मानना है कि देश में गोल्फ के खेल में क्रांति लाने में ओलंपिक मेडल महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वो इस साल होने वाले एशियन गेम्स के लिए भी तैयार हैं। देश में गोल्फ के खेल के इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार पर शुभंकर ने जोर देकर कहा कि इस दिशा में काफ़ी काम हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ होने की ज़रूरत है। शुभंकर से उनके खुद के प्रदर्शन और इन तमाम बातों पर खास बातचीत की हमारी संवाददाता गौरव कुमार ने। इस वक्त हमारे साथ भारतीय गोल्फर शुभंकर शर्मा है। आइए उनसे बात करते हैं। गोल्फ के पूरे समीकरण को देखें देश में तो कितना ज़्यादा जो है गोल्फ का खेल जो है वो अब आम लोगों के बीच भी लोकप्रिय हो रहा है। भारत में भी इसको काफ़ी ख्याति मिल रही है। आहिस्ता आहिस्ता लोग इसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं और गवर्नमेंट गोल्फ कोर्सेज भी बन रहे हैं और भी बनने की ज़रूरत है और मैं आशा करूँगा कि ऐसा भी होगा आने वाले भविष्य में। तो गेम तो बहुत बढ़िया है, मैं तो उसके बारे में कहूँगा ही। मैं बहुत साल से खेल रहा हूँ और लोकप्रिय भी बन रही है। जैसे आपने कहा PGTI जो हमारा डोमेस्टिक टूर है, प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया, उसमें हर साल नए बच्चे आ रहे हैं जो खेल रहे हैं। कंपटीशन बढ़ रहा है, काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी जा रहे हैं और खेल रहे हैं। तो भारतीय होने के नाते मेरे को तो काफ़ी गर्व है इस बात। इंडिया से गोल्ड मेडल आए ओलंपिक्स में या फिर एक मेजर जीते जो हमारे लिए गोल्ड मेडल जितना ही है गोल्फ में। पहले से ज़्यादा जो कॉम्पिटिटिव जो है वो स्तर जो है इसका वो बढ़ा है। कॉम्पिटिटिव स्तर तो बड़ा ही है। इंडियन ओपन बहुत ही पुराना प्रतियोगिता है, बहुत पुरानी प्रतियोगिता है। यहाँ पे काफ़ी बड़े प्लेयर आए हैं पहले भी। जब भी हम मैच खेलते हैं पूरे साल में, उनमें से सबसे अच्छा मैच में से एक माना जाता है। जो गोल्फ कोर्स भी बड़ा टफ है और सब कुछ जितनी भी फैसिलिटीज़ यहाँ बड़ी अच्छी हैं, तो अच्छा तो लगता ही है। कंपटीशन बढ़ता है, प्लेयर्स आते हैं। लास्ट ईयर जिस तरह की आपकी जो जर्नी रही वो बहुत उतार चढ़ाव से भरी रही, मतलब एक अच्छा साल नहीं रहा कह सकते। लेकिन अभी इस साल की जो स्टार्ट है वो कैसे देखते हैं और लास्ट ईयर क्या कुछ कमियां थी जिनको इस बार आप दूर करके चल रहे हैं? हाँ जी, पिछले साल बस ऐसा एक साल था जो आई थिंक हर एक एथलीट के लाइफ में आता ही है, कार्यकाल में आता है। आप खेल रहे हैं तो कुछ ना कुछ गलतियाँ होती हैं और पिछले साल बस था कि मेरे इक्विपमेंट जिन क्लब से मैं खेलता हूँ उसमें कुछ बदलाव किए मैंने जो नहीं चले, और जब अच्छा खेला भी तो बस किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया। ये साल जो है वो एशियन गेम्स भी है, तो क्या कुछ मन में कोई प्रिपरेशन है इस तरह की, या अभी फ़िलहाल जो एक सामने जो है उसको लेकर के चल रहे हैं? एशियन गेम्स और ओलंपिक्स 2 ऐसे खेल हैं जो भारत में बड़े मायने रखते हैं। उनमें मेडल लाना बड़ी बात है। तो एशियन गेम्स जब पिछली बार मैं गया था चाइना
बहुत ही अच्छा रहा था हमारे लिए। टीम वाइज हम अच्छा खेल सकते थे और इस बार जापान में गोल्फ बहुत बड़ा है और गोल्फ कोर्सेज भी बहुत अच्छे हैं, तो है सोचता हूँ मैं उसके बारे में, बट अभी वो फिर भी दूर है। बट हाँ, अगर मेरे को मौका मिलेगा जाने का तो बहुत अच्छा रहेगा और अगर मेडल भी ला पाए इंडिया के लिए, गोल्ड मेडल ला पाए तो बहुत बड़ी बात होगी। तो ये है शुभांकर शर्मा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि देश में गोल्फ का खेल जो है वो लगातार आगे बढ़ रहा है और ख़ास तौर से वो इस बात की भी उम्मीद जता रहे हैं कि एक मेडल की जो है वो ज़रूरत है कहीं ना कहीं ओलंपिक से इस खेल में देश को लाने की, ताकि ये खेल जो है वो जन जन तक बेहद आसानी के साथ और ज़्यादा लोकप्रिय हो सके। कैमरामैन श्रीनिवासन के साथ में गौरव कुमार, DD न्यूज़, गुरुग्राम। और इसी के साथ समाचार में आज के लिए इतना ही। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।